जरा तसव्वुर करें कुछ लोगों के एक ऐसे ग्रुप का जो अचानक रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच फंस जाए। एक ऐसी जगह जहां दिन को सूरज आग बरसाता हो और रात को मौत का खौफ जीने की उम्मीद ही छीन ले। लेकिन फिर अचानक इसी ग्रुप के लोग कुछ ऐसा कर दिखाएं कि पल भर में सब कुछ बदल जाए। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, मंगोलिया के वसी रेगिस्तान से, जहाँ एक कंपनी तेल निकालने आई होती है। लेकिन जल्द ही कंपनी के वर्कर्स को पता चलता है कि रेगिस्तान में कहीं भी तेल मौजूद नहीं है। इसके बाद एक कार्गो एयरप्लेन को इस रेगिस्तान में बुलाया जाता है ताकि वर्कर्स और भारी मशीनों को वापस बीजिंग ले जाया जा सके। इस कार्गो एयरप्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक के रेगिस्तान पहुंचते ही इसकी मुलाकात वर्कर्स की हेड कैली से होती है। कैली फ्रैंक को वापस ले जाने वाले तमाम वर्कर्स और सामान की तफसीलात बताती है। कुछ ही देर में वर्कर्स सारा सामान जहाज में लोड कर देते हैं और एक एक करके जहाज में सवार होने लगते हैं। तभी वहां एलिट नाम का एक मुसाफिर आता है जिसका नाम फ्रैंक के पास मौजूद मुसाफिरों की फहरिस्त में नहीं होता। लेकिन कैली के कहने पर फ्रैंक उसे जहाज में बिठा लेता है, जिसके बाद जहाज टेक कर जाता है और तेजी से मंगोलिया के वसी रेगिस्तान को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। जहाज में बैठे सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि इसी वक्त जहाज को एक जोरदार झटका लगता है, जिस पर फ्रैंक की नजर जब सामने पड़ती है तो वो देखता है कि रेत का एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। तूफान को देखकर फ्रैंक पायलट मार्क से कहता है कि वो जहाज को वापस ले जाए, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से इनकार कर देता है और मार्क से कहता है कि अगर वापस गए तो ईंधन इतना कम हो जाएगा कि वो बीजिंग नहीं पहुंच पाएंगे। और फ्रैंक जहाज की रफ्तार बढ़ा देता है, जिससे जहाज में मौजूद सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। इसी वक्त मार्क वहां आकर सबको तसल्ली देते हुए कहता है कि जल्द ही वो तूफान से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए सब अपनी सीटों पर आराम से बैठे रहें। इतने में एक मुसाफिर पीछे रखे सामान को अच्छी तरह बांधने के लिए जहाज के पिछले हिस्से में चला जाता है। ये सब देखकर एलियट फौरन फ्रैंक के पास जाता है और उसे जहाज की रफ्तार कम करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक एलियट की बात नहीं सुनता। देखते ही देखते रेत का तूफान इतना तेज हो जाता है ये फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है, लेकिन उसी वक्त जहाज के विंग जाम होने लगते हैं, जिससे जहाज को एक जोरदार झटका लगता है। अचानक एक विंग टूटकर फ्रैंक की खिड़की से आ टकराता है, जिससे फ्रैंक का जहाज पर मुकम्मल कंट्रोल खत्म हो जाता है और जहाज सहरा में अपनी सिमत खोकर तेजी से जमीन की तरफ जाता हुआ एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे जहाज का पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है और पीछे मौजूद एक मुसाफिर जहाज से नीचे गिरकर सहरा में ही मारा जाता है। अगले ही लम्हे जहाज एक जोरदार झटके के साथ रेतीली जमीन से जा टकराता है। कुछ देर बाद फ्रैंक जख्मी हालत में जहाज के पिछले हिस्से में आता है और देखता है कि 2 और मुसाफिर मारे जा चुके हैं, जबकि कैली और मार्क जख्मी हैं। इसी वक्त जहाज में आग लग जाती है, जिसे फ्रैंक फौरन बुझा देता है। ये देखकर जहाज में मौजूद मुसाफिर फ्रैंक से झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि इस जहाज के क्रैश का जिम्मेदार फ्रैंक है, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद तमाम मुसाफिर जहाज से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो एक वसी सहरा के बिल्कुल बीचों बीच फंस चुके हैं, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और ना ही मोबाइल सिग्नल है कि वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकें। जल्द ही मरने वाले मुसाफिरों को सहरा में ही दफन कर दिया जाता है। इसके बाद खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा किया जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि यह सामान 1 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाला। साथ ही फ्रैंक ऐप देखता है और मार्क को बताता है कि वो इस वक्त चाइना में है और यहाँ से 200 मील पैदल सफर करने के बाद ही इस सहरा से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर एक आंख से अंधा मुसाफिर उनसे कहता है कि वो पैदल सफर करके इस सहरा से निकल सकता है, क्योंकि वो माजी में एथलीट रह चुका है। तभी एक दूसरा मुसाफिर उसके सामने आता है और उसे बताता है कि ये जुलाई का महीना है और दिन में ये सहरा आग बरसाता है। अगर तुम 1 गिलास पानी पियोगे तो 10 गिलास पसीना निकल जाएगा, जिससे तुम डिहाइड्रेट होकर मर जाओगे। जिस पर वो अंधा मुसाफिर कहता है कि फिर मैं रात को सफर करूंगा। ये बात सुनकर दूसरा मुसाफिर उसे समझाता है कि इस सहरा के पहाड़ों में एक मैग्नेटिज्म फील्ड है, जिससे तुम्हारा कंपास काम नहीं करेगा और तुम आसानी से रास्ता भटक कर हमेशा के लिए इस सहरा में दफन हो जाओगे। ये सब सुनकर पास खड़े मुसाफिर भी बुरी तरह डर जाते हैं और उन्हें अब लगने लगता है कि वो कभी भी जिंदा इस सहरा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जल्द ही रात भी हो जाती है और सभी मुसाफिर टूटे हुए जहाज के अंदर सो जाते हैं कि अचानक उनमें से एक मुसाफिर वॉशरूम जाने के लिए जहाज से बाहर निकलता है। तभी फिर से तेज तूफान आता है, जिससे वो मुसाफिर एक पत्थर से टकराकर टेले से नीचे जा गिरता है और उसका हाथ टूट जाता है। वो अपनी मदद के लिए सबको बहुत आवाजें देता है, लेकिन तूफान के शोर की वजह से कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। अगली सुबह सबको पता चल जाता है कि उनका एक साथी गायब है और वो सब मिलकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। जल्द ही उस मुसाफिर की लाश रेत में मिलती है, जिसे बाकी मुसाफिरों के साथ ही दफना दिया जाता है।
अपने साथियों को एक एक करके मरता देखकर तमाम मुसाफिरों के अंदर जिंदा बच जाने की उम्मीद कम होने लगती है, लेकिन फ्रैंक इन हालात में भी पुरसुकून रहता है। इसी वक्त कैली फ्रैंक के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या कोई हमें यहाँ बचाने आएगा, जिस पर फ्रैंक कहता है, मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, हम जहाँ फंसे हैं उस जगह को ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है। जल्द ही ये बात बाकी तमाम मुसाफिरों को भी पता चल जाती है और ये सुनते ही उनमें से 2 मुसाफिर पैदल ही रेगिस्तान से निकलने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो पानी की बोतलें और कुछ सामान लेते हैं। तभी फ्रैंक वहां आकर उन्हें पानी ले जाने से रोकता है। सबके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और पानी की बोतलें फट जाती हैं, जिससे सारा पानी रेत में मिल जाता है। ये सब देखकर एलियट इन सब के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसके पास यहाँ से निकलने का एक आइडिया है। एलियट कहता है कि हम इस कार्गो एयरप्लेन से एक नया जहाज बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जबकि फ्रैंक एलियट से कहता है कि यह नामुमकिन है, आखिर इस जहाज के बारे में तुम जानते ही क्या हो। जिस पर एलियट फ्रैंक को बताता है कि वो बीजिंग सिटी की एक बड़ी कंपनी में बतौर हवाई जहाज इंजीनियर काम कर चुका है, इसलिए अगर आप सब साथ दें तो हम जहाज में बची हुई मशीनरी से एक नया जहाज बना सकते हैं। लेकिन फ्रैंक एलियट की बात नहीं मानता और कहता है कि ऐसा करने से हम सब पर काम का बोझ आ जाएगा, जिससे खाने और पानी की सप्लाई 10 दिनों में ही खत्म हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि इस जहाज का ख्याल दिल से निकाल दिया जाए। अगली सुबह कैली देखती है कि उनका एक और साथी गायब है, जिस पर वो खुद उसे ढूंढने जाने लगती है कि तभी फ्रैंक कैली के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं इस मुसाफिर को ढूंढकर जल्दी वापस ले आऊंगा। जिसके बाद फ्रैंक पानी की एक बोतल लेकर रेगिस्तान में निकल जाता है। वो दूर उस मुसाफिर की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फ्रैंक हार ना मानते हुए आगे बढ़ता रहता है और जल्द ही वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उनका जहाज क्रैश होने से पहले एक चट्टान से टकरा गया था। अचानक फ्रैंक की नजर सामने अपने मरे हुए साथी पर पड़ती है, जो क्रैश से पहले ही नीचे गिरकर मर गया था। फ्रैंक जब उसके पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथी के जिस्म से सारे कपड़े गायब हैं और उसकी लाश पर बहुत सी गोलियों के निशान हैं, जैसे किसी ने उसकी लाश पर शूटिंग प्रैक्टिस की हो। ये सब देखकर फ्रैंक काफी परेशान हो जाता है। तभी वहां वही मुसाफिर आ जाता है जिसकी तलाश में फ्रैंक निकला होता है। उस मुसाफिर का नाम रक्की होता है। रक्की फ्रैंक को बताता है कि वो उस आदमी से अपनी कीमती घड़ी वापस लेने आया था, लेकिन उसे वो घड़ी यहाँ नहीं मिली। साथ ही रक्की फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें एलिट को जहाज बनाने की इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे तमाम मुसाफिरों में जिंदा रहने की एक उम्मीद फिर से जाग उठेगी। रक्की फ्रैंक को बताता है कि उसने कहीं सुना था कि अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी उम्मीद को टूटने भी मत दो। इस पर फ्रैंक कुछ सोचने लगता है और रिकी को अपनी घड़ी देकर उसे अपने साथ वापस ले जाता है। जल्द ही वो दोनों अपने साथियों तक पहुंच जाते हैं, जो बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रिकी और फ्रैंक के वापस आते ही फ्रैंक एलिट से कहता है कि हम सब नए जहाज बनाने में इसका साथ देंगे, इसलिए आज रात से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इजाजत मिलने पर कैली भी फ्रैंक का शुक्रिया अदा करती है। जल्द ही रात हो जाती है और तमाम मुसाफिर काम शुरू कर देते हैं। फ्रैंक एक हिकमत अमली बनाता है कि काम रात को किया जाएगा और दिन में आराम किया जाएगा, ताकि खाने पीने की सप्लाई बचाई जा सके। इसके बाद जहाज के इर्द गिर्द आग जलाई जाती है और पेट्रोल से जनरेटर चलाकर जहाज के टूटे हुए पर को वेल्डिंग की मदद से मरम्मत करके दोबारा जहाज से जोड़ दिया जाता है। ये देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और अब उन्हें यकीन होने लगता है कि वो जिंदा बच जाएंगे। सुबह होते ही सब आराम करने लगते हैं। अगली रात फिर से काम शुरू होता है कि इसी दौरान एक मुसाफिर जब आग जलाकर कुछ पका रहा होता है तो आग की एक चिंगारी पास पड़े पेट्रोल के डब्बे पर गिर जाती है, जिससे अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन खुशकिस्मती से इस धमाके में किसी की जान नहीं जाती और जहाज भी बच जाता है। लेकिन अब उनके पास मौजूद पेट्रोल का काफी हिस्सा खत्म हो चुका होता है, जिस पर फ्रैंक सबसे कहता है कि अब हम रात में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बस इतना पेट्रोल बचा है जिससे हम जहाज को उड़ाकर इस सहरा से निकल सकते हैं। इसलिए अब से सबको दिन में काम करना होगा। हम अपनी मंजिल से बस थोड़ी दूर हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह पूरा करना ही होगा। इस तरह तमाम मुसाफिर सख्त गर्मी के बावजूद दिन में ही जहाज बनाने का काम शुरू कर देते हैं और एलिट अपनी निगरानी में बाकी का काम मुकम्मल करवाने लगता है। जल्द ही जहाज का दूसरा पर भी तैयार हो जाता है और अब बारी आती है उसे जहाज के साथ जोड़ने की। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। हैवी मशीनरी इस्तेमाल ना करने की वजह से अब इस पर को जोड़ने की सारी जिम्मेदारी मुसाफिरों पर होती है। फ्रैंक भी देख लेता है कि ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी वो सबकी हिम्मत बंधाए रखता है। इसी वक्त एलिट एक मुसाफिर के पास जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। एलिट मैक्स से कहता है कि जब पर जहाज की तरफ आएगा तो तुम्हारे पास रॉड को सही जगह पर लगाने का सिर्फ एक ही मौका होगा, और अगर यह मौका जाया हो गया तो पर दोबारा कभी जहाज से नहीं जुड़ सकेगा।
उसके बाद तमाम मुसाफिर मिलकर पर को ऊपर उठाने लगते हैं कि अचानक पर बिल्कुल सही जगह आने से पहले ही नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पर फिसल कर तेजी से उस जगह पहुंच जाता है जहां मैक्स पहले से रॉड लिए खड़ा होता है। अचानक एक तेज आवाज के साथ पर जहाज से जुड़ जाता है, जिस पर सब भी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या काम बन गया है या फिर आखिरी मौका भी जाया हो गया है। तभी मैक्स बाहर आकर सबसे कहता है कि उसने कर दिखाया, यानी रॉड बिल्कुल सही जगह फिट हो चुकी होती है और जहाज का दूसरा पर भी जहाज से जुड़ जाता है। ये देखकर तमाम मुसाफिर खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद वो अपने जहाज का आधा हिस्सा तैयार कर लेते हैं। इसी खुशी में तमाम मुसाफिर मिलकर पार्टी करते हैं ताकि सुबह दोबारा काम शुरू कर सकें। अगली बारी जहाज के ऊपर वाले हिस्से को तैयार करना होता है, लेकिन इसी रात फिर से तेज तूफान आ जाता है। ये देखकर मुसाफिर जल्दी से जहाज को एक तार से बांधकर उस तार के रोल को रेत में दफन कर देते हैं और खुद जहाज से दूर चले जाते हैं ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। अचानक फ्रैंक की नजर एलिट पर पड़ती है, जो जहाज के विंग पर खड़ा इसकी हिफाजत कर रहा होता है। इसी वक्त आसमानी बिजली जहाज के विंग पर आ गिरती है, लेकिन फ्रैंक पहले ही एलिट को वहां से हटा लेता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। अगली सुबह सब देखते हैं कि जहाज सही सलामत है। ये देखकर एक मुसाफिर नए बनने वाले जहाज फीनिक्स नाम लिख देता है। असल में फीनिक्स मिस्र की दियोमालाई कहानियों के मुताबिक एक ताकतवर सहराई परिंदे का नाम है, जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानता, और इसी तरह इस नए बनने वाले जहाज का नाम फीनिक्स रख दिया जाता है। जल्द ही एलिट फीनिक्स की परवाज के लिए रनवे की लंबाई देखने के लिए सहरा में निकलता है कि अचानक उसके सामने एक घाटी आ जाती है। एलिट देखता है कि जिस पोजीशन पर उनका जहाज तैयार हो रहा है वहां से परवाज भरने के लिए फासला बहुत कम है। अगली सुबह मार्ट देखता है कि पानी का एक कैन वक्त से पहले ही खत्म हो चुका है, जिस पर एलिट कहता है कि ये पानी उसने पिया है क्योंकि उसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही एलिट वहां खड़े तमाम मुसाफिरों से कहता है कि तुम सब बस आराम करते हो, सारा काम मैं करता हूँ, इसलिए पानी और खाने पर मेरा हक सबसे ज्यादा है। ये सुनकर फ्रैंक एलिट से कहता है कि जितना काम तुम करते हो उससे ज्यादा हम सब करते हैं, तुम बस हम पर अपने ऑर्डर्स चलाते हो, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हम सबके हिस्से का पानी भी पी जाओ। कुछ देर में एलिट और फ्रैंक की बहस और भी बढ़ जाती है, जिस पर एलिट फ्रैंक से कहता है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हाल में हैं। अगर तुम उस दिन मेरी बात मानकर जहाज की रफ्तार कम कर लेते तो ये सब कभी ना होता। ये सब देखकर कैली बहुत उदास हो जाती है और खुद को पुरसुकून करने के लिए जहाज से कुछ दूर सहरा में चली जाती है। इसी दौरान कैली को टेले के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब कैली करीब जाकर देखती है तो खौफ के मारे वहां से वापस भाग आती है। रात होते ही फ्रैंक, मार्क और एक और मुसाफिर के साथ वादी के उस पार देखने जाता है जहां कुछ लोग कैंप लगाए बैठे होते हैं और उनके पास पानी और खाना भी मौजूद होता है। गौर करने पर मार्क को पता चलता है कि ये सब रेगिस्तानी स्मगलर हैं जो लूटमार करके बॉर्डर पार चीजें सप्लाई करते हैं। साथ ही फ्रैंक ये भी जान जाता है कि इन्हीं स्मगलरों ने उनके मरे हुए साथी की घड़ी चुराई थी और बाद में उसकी लाश को गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन पानी हासिल करने की मजबूरी की वजह से वो इन स्मगलरों के पास जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एलियट फ्रैंक को ऐसा करने से साफ मना कर देता है। एलियट फ्रैंक से कहता है कि अगर फ्रैंक को कुछ हो गया तो फीनिक्स कभी उड़ नहीं पाएगा। इसी वक्त पास खड़ा एक मुसाफिर जिसका नाम एलेक्स होता है, वो मार्क के साथ स्मगलरों के पास जाने का फैसला करता है और जल्द ही वो तीनों स्मगलरों के पास पहुंचकर उनसे मंगोलियन जबान में बात करने लगते हैं। एलेक्स और मार्क इन स्मगलरों को बताते हैं कि उनका जहाज सहरा में क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से उनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम है और अब वो सिर्फ यहाँ उनसे पानी लेने आए हैं। जबकि फ्रैंक उनसे कुछ दूर एक टेले के पीछे छुपा हुआ हाथ में बंदूक लिए ये सब देख रहा होता है ताकि किसी गड़बड़ की सूरत में वो सब संभाल ले। इतने में रिक्की भी वहां आ जाता है और फ्रैंक से बात करने लगता है। फ्रैंक और रिक्की को एक साथ देखकर स्मगलरों को लगता है कि ये सब लोग मिलकर उन्हें यहाँ मारने आए हैं, इसलिए अचानक उनमें से एक स्मगलर मार्क पर फायर कर देता है और ये देखकर एलेक्स फौरन मार्क को वहां से हटा देता है, जिससे गोली एलेक्स को जा लगती है, जिस पर फ्रैंक भी फौरन टीले के पीछे से निकलकर तमाम स्मगलरों पर फायरिंग करके उन्हें मार डालता है। लेकिन इतने में इनमें से एक स्मगलर बचकर वहां से भाग जाता है। जल्दी सुबह हो जाती है और फ्रैंक तमाम साथियों के साथ जख्मी एलेक्स को वापस जहाज तक लाता है। एलेक्स को जख्मी देखकर कैलिफोरी उसके पास आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स कुछ ही देर में दम तोड़ देता है, जिसके बाद उसे भी बाकी मुसाफिरों के साथ रेत में दफन कर दिया जाता है। ये देखकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं। मार्क भी बहुत दुखी होता है क्योंकि एलेक्स ने मार्क को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। तभी जहाज से दूर कैली को एक स्मगलर जख्मी हालत में रेत पर पड़ा हुआ नजर आता है, जो उससे पानी मांग रहा होता है। ये देखकर कुछ मुसाफिर उसे उठाकर फौरन जहाज तक ले जाते हैं और उससे खाने और पानी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो स्मगलर उन्हें कुछ नहीं बताता। अचानक एलिट वहां आकर उसे गन से शूट करके मार देता है। फ्रैंक से ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे एलिट ने एक नहाते आदमी को बगैर वजह मार डाला। इसी बात पर फ्रैंक और एलिट में झगड़ा हो जाता है और
अचानक फ्रैंक एलियट को एक जोरदार पंच मार देता है और एलियट इस बात को दिल पर ले लेता है। पास खड़े मुसाफिर भी ये सब देख रहे होते हैं और तभी एलियट उन सब मुसाफिरों से कहता है कि अब से वो ये फीनिक्स प्लेन नहीं बनाएगा, जिस पर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये देखकर कैली मामला खत्म करवाने के लिए एलियट के पास जाती है, लेकिन एलियट कैली के सामने एक शर्त रख देता है। एलियट कैली से कहता है कि जब तक फ्रैंक खुद चलकर उसके पास नहीं आता और माफी नहीं मांगता तब तक वो दोबारा काम शुरू नहीं करेगा। इतने में फ्रैंक भी वहां आ जाता है और सबके सामने एलिट से माफी मांग लेता है, जिससे फीनिक्स प्लेन का काम फिर से शुरू हो जाता है। इसी वक्त फ्रैंक और मार्क को दूर दूर स्मगलर नजर आते हैं। उन्हें देखकर फ्रैंक मार्क से कहता है कि ये सब हमसे बदला लेने यहाँ आए हैं। उसके बाद फ्रैंक एलियट को बताता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, स्मगलर यहाँ पहुंच चुके हैं, वो जानते हैं कि हमारे पास हथियार हैं, इसलिए वो दूर रहकर हमारा खाना और पानी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जैसे ही हम कमजोर पड़े वो हम पर हमला कर सकें। इसलिए अब हमें जल्द अज जल्द फेनिक्स प्लान को तैयार करके यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद कैली फ्रैंक के पास जाकर उसे एलियट से माफी मांगने पे शुक्रिया कहती है। कुछ ही देर में फ्रैंक कुछ कागजात ढूंढता हुआ एलियट के बैग तक पहुंच जाता है, जहां उसे किताब मिलती है। इसे देखकर फ्रैंक को पता चलता है कि एलियट कोई हवाई जहाज का इंजीनियर नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ खिलौना जहाजों के मॉडल तैयार करता है, और फिनिक्स प्लेन का मॉडल भी उसने एक खिलौना जहाज के मॉडल जैसा ही बनाया है। ये सब देखकर फ्रैंक एलियट से कहता है कि तुम अब तक में हमें बेवकूफ बना रहे थे, तुम हमारी सबकी जिंदगियों से कैसे खेल सकते हो। जल्द ही ये बात तमाम मुसाफिरों को भी पता चल जाती है, जिस पर एलियट उनसे कहता है कि असली जहाज भी इन्हीं मॉडल्स की बुनियाद पर तैयार किए जाते हैं। ये सिर्फ खिलौना जहाजों के मॉडल्स नहीं है, लेकिन हकीकत सामने आने पर सभी मुसाफिर बुरी तरह टूट जाते हैं और मौत उन्हें अपने सामने नजर आने लगती है। वो जान जाते हैं कि अगर वो जल्दी यहाँ से ना निकले तो स्मगलर उन्हें मार डालेंगे। इसी वक्त एक मुसाफिर गुस्से में एलियट पर बंदूक तान लेता है ताकि एलियट को सबसे पहले मार दिया जाए, लेकिन फ्रैंक जल्दी से उस मुसाफिर के पास आकर उससे बंदूक ले लेता है, जिससे एलियट की जान बच जाती है। अचानक रेगिस्तान में फिर से तेज तूफान आने लगता है और सबकी नजर फीनिक्स जहाज पर पड़ती है, जो हवा में ऊपर उठ रहा होता है। ये देखकर सबको यकीन आ जाता है कि उनका फीनिक्स जहाज हवा में उड़ सकता है और वो जिंदा बच सकते हैं। उसी लम्हे तूफान इतना तेज हो जाता है कि सब अपनी जान बचाकर टूटे हुए जहाज में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है और सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि फीनिक्स जहाज पूरी तरह रेत में दब चुका है। ये देखकर सब मुसाफिरों के चेहरों पर गहरी मायूसी छा जाती है, जिस पर फ्रैंक सबसे कहता है कि हम यहाँ तक आकर हिम्मत नहीं हार सकते। हमारी फैमिली बीजिंग में हमारा बेचैनी से इंतजार कर रही है। हम किसी भी तरह अपने साथियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दे सकते। हम इस जहाज को यहां से जरूर उड़ा कर ले जाएंगे। कुछ ही देर में सब मिलकर पूरी हिम्मत से फीनिक्स जहाज को रेत से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद एलिट फ्रैंक के पास आकर उससे कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, गुड लक। इसके साथ ही फ्रैंक फीनिक्स जहाज को पहली बार स्टार्ट करता है कि उसी वक्त फीनिक्स प्लेन में छोटा सा आग का धमाका होता है, जिसकी आवाज स्मगलर भी सुन लेते हैं। इतने में फीनिक्स जहाज बंद हो जाता है। फ्रैंक दोबारा फीनिक्स जहाज स्टार्ट करता है, लेकिन फीनिक्स जहाज बार बार कुछ देर चलने के बाद बंद होने लगता है, जिसे देखकर एलिट समेत सब लोग मायूस होने लगते हैं। तभी फ्रैंक आखिरी कोशिश करता है, जिससे फीनिक्स जहाज एक झटके से स्टार्ट हो जाता है और सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार उनकी उम्मीद और हिम्मत रंग ले ही आती है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से फीनिक्स जहाज के ऊपर चढ़ जाते हैं। असल में उस फीनिक्स जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि सब लोग फीनिक्स जहाज की छत पर ही सफर कर सकते थे। जहाज के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी, ताकि फीनिक्स जहाज पर ज्यादा बोझ ना पड़े और वो कम पेट्रोल में भी आसानी से इस रेगिस्तान से निकल जाए। जल्द ही सब लोग अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, लेकिन इसी वक्त बहुत से स्मगलर अपने घोड़ों पर सवार होकर फीनिक्स जहाज के पीछे आकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं। स्मगलर्स को देखकर फ्रैंक फीनिक्स जहाज की रफ्तार बढ़ा देता है। तभी स्मगलर्स की फायरिंग से जहाज के विंग में एक मसला आ जाता है, जिसे देखकर एलिट फोरेन जहाज के पीछे जाता है और अपनी जान पर खेलकर उस मसले को ठीक कर देता है। इतने में रनवे भी खत्म हो जाता है और फीनिक्स जहाज तेजी से वादी की तरफ जाने लगता है और अगले ही लम्हे फीनिक्स जहाज वादी से नीचे चला जाता है, जिस पर स्मगलर वहीं रुक जाते हैं और उन्हें लगता है कि फीनिक्स जहाज वादी में गिरकर तबाह हो चुका है। अचानक फीनिक्स जहाज पूरी रफ्तार के साथ उनके सामने वादी से निकलकर हवा में उड़ जाता है, जिससे सब लोगों की जान बच जाती है। आखिर में उम्मीद, हिम्मत और कोशिश
होती है। उसके बाद हम सब बच जाने वाले मुसाफिरों की तस्वीरें देखते हैं, जिससे पता चलता है कि फ्रैंक और मार्क अब अपनी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी चला रहे होते हैं, जिसका नाम वो फीनिक्स एयरलाइंस रखते हैं। बाकी सब लोग भी अपनी जिंदगी, अपने शौक और फैमिली के साथ गुजारने लगते हैं। आखिरी तस्वीर एलीट की होती है, जो अब नासा के लिए काम कर रहा होता है। इसी के साथ इस फिल्म का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी फिल्में पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।